हाय, मैं विकास। आज जो हम जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ओपनिंग जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये बैलेंसिंग क्या होता है। तो जैसे ही हमारा अकाउंट जो होता है वो एक टी शेप अकाउंट होता है। इस टी शेप अकाउंट में हम लेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं। लेजर अकाउंट मान लीजिए वो करंट ईयर का लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट के जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम डेबिट और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा साल खत्म होता है तो हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। जैसे हमने डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया। और नॉर्मली अगर हमारे पास टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल जो है डेबिट साइड का वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से। तो इसका मतलब ये हुआ क्रेडिट साइड की जो साइड है उसका कुछ बैलेंस रहेगा, कुछ डिफरेंस रहेगा। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बैलेंस निकालते हैं। क्योंकि लेजर अकाउंट का जो डेबिट साइड थी उसका टोटल ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से इस तरह के बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। और ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। जो डिफरेंस आएगा इसे हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल लिया जो डिफरेंस है, और जो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा हमने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन और कैरीड फॉरवर्ड। ये कैरी डाउन का मतलब क्या है? कैरी डाउन का मतलब ये है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, हम नेक्स्ट ईयर के लिए इसको ब्रोट डाउन करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब भी यही कि हम इसी बैलेंस को आगे नेक्स्ट ईयर में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये जो बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है। क्रेडिट साइड का मतलब क्योंकि डेबिट साइड हमारा बड़ी है। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में, जो कि हमारा उसी अकाउंट का लेजर होगा, ये लेजर जो है वो अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हर अकाउंट का एक अलग से लेजर अकाउंट बनाया जाता है। तो हमारे पास ये जो बैलेंस बचा है उसको सबसे पहले फर्स्ट हमारा वर्क क्या रहेगा, इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में लेकर जाना, इसको ब्रोट डाउन करना, ब्रोट फॉरवर्ड करना। तो हम जो ये क्लोजिंग बैलेंस है इसको नेक्स्ट ईयर लेकर चले जाते हैं किस साइड? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लेके चले जाते हैं और लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रोट फॉरवर्ड और ब्रोट डाउन, जो कि इस साल के लिए क्या माना जाएगा? ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये आपको बात अच्छे से समझ आई होगी। ये हमारे पास, क्योंकि ये जो बैलेंस है आप देख पा रहे हो, क्योंकि करंट ईयर में हमारा डेबिट बैलेंस की साइड जो थी वो बड़ी थी, और नेक्स्ट ईयर में हम इसको डेबिट साइड लेकर जा रहे हैं। एक तरह से सीजर कट होता है। सीजर कट का मतलब ये है कि डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड जाएगा और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड जाएगा। तो ये जो बैलेंस है क्रेडिट साइड में जो बचा है वो हम डेबिट साइड में लेकर जाएंगे, और इस बैलेंस को हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा ये डेबिट बैलेंस है। नॉर्मली जो एसेट्स होती हैं उनके बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो अपोजिट में मान लीजिए जैसे टोटल ऑफ डेबिट साइड जो है वो कम है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो इसमें जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा बड़ी रहेगी, जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड आएगा। तो जो हम बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये 2 होना चाहिए था, यहाँ बाय गलती से लिखा गया है। तो यहाँ 2 बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड करेंगे, कैरीड डाउन करेंगे, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इस लेजर का, और इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर के हम क्रेडिट साइड में लेकर जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर बाय लिखा होना चाहिए था, यहाँ गलती से 2 लिखा गया है। तो हमारे पास बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और ब्रोट फॉरवर्ड जो बैलेंस है, इस बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस कहेंगे। इस तरह के जो बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारे लेजर की बड़ी थी इस वजह से इस बैलेंस को हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। और नॉर्मली सभी लायबिलिटीज के बैलेंस जो होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब इससे हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि हमारे पास जो एसेट्स होती हैं उनके बैलेंस हमारे पास डेबिट बैलेंस होते हैं, और जो लायबिलिटीज होती हैं उनके बैलेंस जो होते हैं क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट्स का वो डेबिट बैलेंस होगा, और जो क्रेडिट बैलेंस होगा लायबिलिटीज का वो क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। अब ये तो हुई हमारी लेजर की बात। ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है? साल खत्म होने पर, जैसे ही साल खत्म होता है हम अलग अलग सभी लेजर के बैलेंस निकालते हैं, और जो सभी लेजर के बैलेंस बच जाते हैं हम
इनको बैलेंसिंग कहते हैं। जैसे अभी हमने ये प्रोसेस की जिसमें हमने बैलेंस फिगर निकाला, इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद इन सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम फर्स्ट डे में जर्नल में हमारे रिकॉर्ड करेंगे और एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। इस एक जर्नल एंट्री को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो ये ओपनिंग एंट्री कैसे होती है? तो ओपनिंग एंट्री में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अब ओपनिंग एंट्री में क्या करेंगे, नॉर्मली मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एसेट आपको दी गई है, एसेट्स में कैश दिया गया है, बैंक दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, डेटर्स दिया गया है, मशीनरी दिया गया है। लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स दिए गए हैं, कैपिटल दिया गया है। अब ये बात याद रखिएगा कि जो डेटर्स होते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल बहुत सारे डेटर्स हैं, राम श्याम मोहन है, इन सभी को मिला दें तो वो हमारे सन्ड्री डेटर्स कहलाते हैं। इसी तरह जो क्रेडिटर है वो बहुत सारे अलग अलग हैं, इनको सभी को मिला दे तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं। अब इसकी कैसे हमारे पास ओपनिंग एंट्री करेंगे? तो ओपनिंग एंट्री में देखिए क्या होगा, हमारे पास ये प्रोफॉर्मा है। तो सबसे पहले साल की शुरुआत में, मान लीजिए हमारे पास 2020 का अप्रैल 1 है, इसके साल की शुरुआत में हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं, क्योंकि एसेट्स के बैलेंस जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो सबसे पहले एसेट्स को डेबिट कर देंगे। जैसे कैश को हमने डेबिट किया, हमने बैंक को डेबिट किया 20,000 से, हमने स्टॉक को डेबिट किया 54,000 से, और डेटर्स को 47,000 से डेबिट किया, और मशीनरी को हमने डेबिट किया 60,000 से। अब इसके बाद हम क्या करें, जो लायबिलिटीज हैं हमारी उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हम लायबिलिटीज में हमारे पास सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को हम 20,000 से क्रेडिट कर देते हैं, और कैपिटल को भी हम क्रेडिट कर देते हैं 2 लाख रुपीज से। याद रखिएगा जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमारे डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं और नरेशन लिख देते हैं पहले, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी हमने जो क्या कर दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, पिछले साल से हम नेक्स्ट ईयर में ले आए हैं। इसको हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं क्योंकि साल के शुरुआत में सबसे पहले इस एंट्री को लिखा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि जो एसेट डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आना चाहिए। क्या यहाँ है? हम चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा जो डेबिट साइड का टोटल है वो 1,89,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 2,20,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है 31,000 से हमारा डेबिट साइड का टोटल कम है। अगर डेबिट साइड का टोटल हमारा कम हो तो हम एक बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और उसको हम लिख देंगे गुडविल। तो यहाँ पर भी हम एक बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और कहते हैं गुडविल अकाउंट। उसको गुडविल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे एज ए बैलेंसिंग फिगर 31,000 से। इस तरह से हमारी डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर हो जाएगा। अगर ये ही बैलेंस, मान लीजिए अगर यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता, तो आप क्या करते, यहाँ पर आप कर देते कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकाल देते, जो कि हो जाती जो भी अगर जो आपकी रहती है वो। इस तरह से हम यहाँ पर ओपनिंग एंट्री को करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, हम एक और टॉपिक आज कर लेते हैं जो हमारे पास है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब इसको समझ लेते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर लार्ज अमाउंट में होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर जो किए जाते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए किए जाते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने का मतलब है अब प्रोडक्शन हम पहले से ज्यादा कर पाएंगे। मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग खरीद लेते हैं, अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो आप पहले से ज्यादा जो है स्टोर कर सकते हैं। आप मशीनरी खरीद लेते हैं तो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आप कुछ और ऐसा करते हैं जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और वो लार्ज इन अमाउंट भी होना चाहिए। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है 1 साल से ज्यादा सालों तक इसका बेनिफिट मिलता रहता है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। मान लीजिए आप बिल्डिंग खरीदते हैं, आप प्लांट खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, ये सभी को आप बैलेंस शीट में लिख कर जाएंगे। दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं अमाउंट में, छोटे अमाउंट के होते हैं। इसके अलावा इसको मेंटेन करने में ये हमारे खर्चे जो होते हैं वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम हमारी मशीन है उसको नॉर्मली हम रिपेयर करवाते रहते हैं। इस रिपेयर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, क्योंकि रिपेयर करने से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेंटेन होगी, यानी वो पहले जितना ही प्रोडक्शन करती रहेगी।
इसके अलावा ये सिर्फ करंट ईयर के लिए होते हैं और इसके अलावा इनको रिटर्न ऑफ किया जाता है, यानी रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनको खर्चों के अगेंस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो हमारा टॉपिक है अभी जो हमने शुरू किया, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, अब इसको समझते हैं। जब तक कोई भी मशीन या कोई भी बिल्डिंग हमारी वर्किंग पोजीशन में नहीं आ जाती, उस पर लगने वाले सभी खर्चों को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। जैसे कोई बिल्डिंग है, जब तक वो बनकर तैयार नहीं हो जाती, उन सभी खर्चों को हम क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास क्या है, कहता है परचेज मशीनरी बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹3 लाख एंड पेड ₹25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें यहाँ पर मशीनरी जो है हमने परचेज की है ₹3 लाख से, और हमने 25,000 कैश पेड किया है एज ए वेजेस। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला था कि किसी भी खर्चे को, किसी भी एसेट को जब तक हम वर्किंग पोजीशन पे नहीं ले आते, उस पर लगने वाले सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एसेट में ही ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी मशीनरी, अब देखिए आप समझिए, मान लीजिए आप बाइक लेकर आते हैं, उसका पेपर वर्क में वर्क लगता है, आप उसको लाइसेंस बनवाने में या उसकी आरसी बनवाने में खर्च आता है, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। जब आप बाइक की कीमत बताते हैं वो सभी खर्चों को ऐड करके बताते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जब आप कोई मशीन परचेज करेंगे, उस पर लगने वाले सारे खर्चों को आप उस मशीन का खर्चा मानेंगे जब तक कि वो मशीनरी आपकी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती। और उसके बाद अगर वो आप रिपेयर वगैरह कराते हैं तो आपके लिए वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा। तो यहाँ पर जो आपने मशीन खर्च की है, मशीन परचेज की है वो ₹3 लाख से, वो आपका कैपिटल नेचर का है, और उस पर लगने वाला वो खर्चा जो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए लगा है, वो खर्चा भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो टोटल मशीन आपकी 3,25,000 की है। तो ऐसे में आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? जर्नल एंट्री देखिए क्या रहेगी, मशीन अकाउंट डेबिट होगी 3,25,000 से और कैश क्रेडिट होगा 3 लाख, क्योंकि कैश आपने दिया है, सॉरी कैश नहीं है, बैंक होना चाहिए था, चेक से पेमेंट किया आपने। चेक आप बैंक आपका रहेगा 3 लाख रुपीज का और यहाँ पर कैश होगा 25,000 रुपीज जो आपने वेजेस पे किए हैं। ये रिवर्स हो गया, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी जो है आपने परचेज्ड की है फॉर ₹3 लाख से एंड वेजेस पे किया है फॉर इट इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है जी। तो इस तरह से इस तरह की जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी बहुत जरूरी जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें आप समझना थोड़ा, ये है आसान बट समझ आ जाए तो आसान है, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम क्या करें। अब एक और जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। मान लीजिए ब्रिक्स ₹15 लाख एंड टिम्बर ₹10 लाख का परचेज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, आपने चेक से पेमेंट की है। अब इस बात को समझते हैं, आप बिल्डिंग नहीं खरीदते कभी, आप बिल्डिंग उठा कर नहीं लाते, बिल्डिंग उठा के एक जगह रख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। आप बिल्डिंग को बनाते हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, आयरन रोड्स की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, वेजेस आप देते हो। जहां पर हमें बोला गया कि आपने बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स खरीदी है 15 लाख रुपीज की और आपने टिम्बर खरीदी है 10 लाख रुपीज की, क्या आपके पास ब्रिक्स आएंगे, टिम्बर आएगा? नहीं, आप उनसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग का, तो ये दोनों ही प्रकार के खर्चों को आप बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। तो ये आपके लिए क्या आया, बिल्डिंग। तो आप इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया आपने 25 लाख रुपीज से और बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट किया 25, क्योंकि ये चेक से पेमेंट की जा रही है। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग ब्रिक्स ऑफ ₹15 लाख एंड टिम्बर ऑफ ₹10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इस तरह से आप बड़ी आसानी से जर्नल एंट्री पास करेंगे। इस तरह कुछ और भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपके पास, जैसे परचेज ऑफ ओल्ड मशीन। अब किसी के लिए ये पुरानी होगी, मैंने जब परचेज की मेरे लिए ये न्यू थी, हम अपने आप को इसको न्यू से ट्रीट करेंगे। एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड ₹20,000 ऑन इट्स इमीडिएटली रिपेयर। देखिए जब आप कोई पुरानी चीज खरीदते हैं तो आपके साथ होता क्या है, आप हो सकता है ओवरहॉलिंग करवा लें उसकी, या फिर इमीडिएट बड़ी रिपेयर करवा लें, क्योंकि आपने चालू हालात में लाने के लिए उसको खर्चे किए हैं। तो वो सारी चीजें आपकी मशीन का ही पार्ट माना जाएगा। अब मशीन का पार्ट माना जाएगा तो आपकी मशीनरी 1 लाख ₹5,000 आपने जो कैरेज यानी उठा कर लाए और 20,000 जो आपने रिपेयर की, वो सारे खर्चे आपकी मशीन में ऐड हो जाएंगे। तो हम मशीन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
और क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट बैंक से की गई है तो आप चेक से की गई है तो आप इसको चेक बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। बीइंग परचेज ओल्ड मशीनरी रुपीज 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएटली रिपेयर। तो अब एक और चीज देख लेते हैं, देखिए क्या है। कहता है रिपेयर रुपीज 2,500 फॉर पेड रुपीज 2,500 फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी आपके पास है, आप उसकी कंटिन्यू रिपेयर करवाते हैं जिससे उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन रहे, इससे इंक्रीज नहीं होगी। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, आपके लिए ये रिपेयर मानी जाएगी और ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। तो आप इसका क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग पेड रुपीज 25,000 फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो इसी कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए हम एक और चीज कर लेते हैं। देखिए, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर रुपीज 50,000 आल्सो पेड रुपीज 1,000 फॉर देयर कैरेज। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये हम कोई एसेट नहीं खरीद रहे हैं, बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, मशीनरी नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल यानी हमारे लिए गुड्स परचेज कर रहे हैं। वो गुड्स जो हमने रीसेल पर्पज के लिए खरीदी हैं, इनके लिए अगर हम कोई कैरेज, यानी कैरेज का मतलब ऐसे होता है भाड़ा, आप कोई सामान लेकर जाने आने में जब खर्च करते हैं उसको हम कैरेज कहते हैं। अब अगर कोई आप कैरेज कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उस कैरेज को माल खरीदते वक्त जो कैरेज पे किया जा रहा है उस कैरेज को आप कैरेज इनवर्ड कहते हैं, और सेल करते वक्त जो कैरेज दिया जाता है उसको आप कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने माल खरीदा, इस पर जो कैरेज लगा उसको आप परचेज में ऐड नहीं करेंगे, उसको आप अलग से लिखेंगे। तो आप क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 से और कैरेज इनवर्ड 1,000 से क्रेडिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे, और कैश को क्रेडिट करेंगे 51,000 से। अब ये ध्यान रखिएगा, इसको सिंपली काफी बार कैरेज बोला जाता है, या कैरेज इनवर्ड बोला जाता है, या कैरेज इन भी बोला जाता है। इन सभी का मतलब आपके लिए कैरेज पेड ऑन परचेज होगा। अगर आपके पास कैरेज आउटवर्ड हो या कैरेज आउट हो तो उसके लिए आपको कैरेज पेड ऑन सेल होगा। कैरेज अकेला वर्ड सेल के लिए यूज नहीं किया जाता, कैरेज को सिर्फ हम परचेज के लिए यूज करते हैं। अगर आपको ओनली कैरेज दिया गया है तो आप उसको क्या यूज करेंगे, आप परचेज के लिए यूज करेंगे, सेल के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये था हमारे 2 स्मॉल टॉपिक्स। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।